नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पे, जहां हम विगत वर्षों में आए प्रश्न पत्रों को आपके साथ हल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे आगामी परीक्षा जो अगस्त में आपकी होने वाली है उसमें आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो आइए देखते हैं, हमने 24 दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र में जो हिंदी का भाग है उसमें व्याकरण के जो गद्यांश और पद्यांश के 15 प्रश्न होते हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया था। भाषा के शिक्षण शास्त्र से जो प्रश्न आते हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात बच्चों आपके लिए ये है कि हम जब भी प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए एक खाका ये बन जाता है कि आगामी परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसा हो सकता है। हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि शिक्षण शास्त्र में सबसे ज़रूरी प्रश्नों में से जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके अधिगम के जो सिद्धांत हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। कभी मैक्सिमम विचारकों की बात होती है, कभी 2-3 लोगों के प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ भाषा अधिगम में कौन कौन सी कठिनाइयाँ, कौन कौन से बेहतर तरीके और किस तरह से बच्चा सीखता है, इसके भी अन्य उदाहरणों से प्रश्न बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे कि सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली क्या शिक्षण के लिए सबसे ज़रूरी है, आवश्यक है, उसके अनुसार, अपने अनुसार नहीं कि प्रश्न का उत्तर ये भी सही हो सकता है, ये भी। हमें हमेशा सिद्धांतः मनोवैज्ञानिक आधार हो या फिर शिक्षण के सिद्धांत के आधार पे हो, हमें उत्तर उस आधार पे देना होता है। वो किसी भी तरह से घुमा के पूछा गया होता है। और आपको ये ध्यान देना होता है कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछा गया है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। प्रश्न किसी सिद्धांत के बारे में कोई विकल्प पूछा जा रहा है या उनमें से 4 विकल्पों में से 3 सिद्धांत की बात है और एक नहीं है, वो पूछा जा रहा है। तो क्या है, क्या नहीं है, इस नेचर पे प्रश्नों को ज़रूर ध्यान दिया करिए। तो ये देखते हैं 24 दिसंबर 2021 के आए हुए प्रश्न पत्र में पार्ट 2 जो भाषा शिक्षण शास्त्र का है उसकी हम बात करेंगे, पेडागॉजी की बात करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है 16वां प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में आया था कि चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, विचारकों के प्रश्न आते हैं, सिद्धांतों के प्रश्न आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो चॉम्स्की के ऊपर आ गया। अब इन्होंने सिद्धांतगत जितने भी रूप दिए होंगे उनसे संबंधित प्रश्न आप देंगे। आप जानते हैं कि इन्होंने चॉम्स्की ने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1959 में किया था। और ये मानते थे कि जो बालक में भाषा के सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है और उसके बाद उसमें जो मानव मस्तिष्क में जो नियम है, अब मानव मस्तिष्क में जो नियम है उन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको तुरंत याद करना है कि इन्होंने अपने शिक्षण सिद्धांत में भाषा अधिग्रहण यंत्र एलएडी की बात की थी और ये बात उसी की जा रही है। और उसी के अंतर्गत इन्होंने क्या बात की थी कि सब में सार्वभौम व्याकरण होता है। तुरंत आप सिद्धांत की तरफ गए, आपने सिद्धांत को याद किया कि सिद्धांत में क्या क्या किया गया था कि सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, उसके बाद उसमें कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं और कैसे बच्चा जो उसके एलएडी है उसके साथ और जो हमारे अंदर यूनिवर्सल ग्रामर की रूप है उससे हम सीखने की प्रक्रिया में सहायक अपनी चीज़ों को करते हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है। अब उनके सिद्धांत से ही प्रश्न पूछा गया है, लेकिन सिद्धांत का एक जो भाग था उससे प्रश्न पूछ लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि क्या व्याकरण की पेटी कोई शब्द आया है, तो आपको पता है ऐसा कोई शब्द नहीं आया है। तो हम इस प्रश्न के उत्तर को कहेंगे कि नहीं, ये उत्तर नहीं होगा। फिर सार्वभौमिक व्याकरण, जब मैं बार बार आपसे कह रही हूं तो यूनिवर्सल ग्रामर की जो बात होती है वो सार्वभौमिक व्याकरण की बात करता है। तो न वो एकीकृत व्याकरण है न वो नियम पुस्तिका है, क्योंकि उन्होंने मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह, तो क्या होगा, वो सार्वभौमिक व्याकरण की ही बात पूछी गई है। आपको उसका उत्तर देना है। देखिए सीधे सीधे प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछने का मंतव्य वही है। पूछा आपसे सार्वभौम व्याकरण के बारे में ही कहा गया है, क्योंकि सार्वभौमिक व्याकरण के अंतर्गत जब चॉम्स्की कहते हैं तो ये कहते हैं ना कि जो ग्रामर है वो सबके सीखने में जो व्याकरण की चीज़ है सब में बढ़ती घटती रहती है और उसमें क्या है, सब में प्रक्रिया के रूप में और सार्वभौम के रूप में स्थित होती है। तो इसी बात को इन्होंने मस्तिष्क में स्थित नियमों के समूह के रूप में पूछ लिया है। तो आपका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
बी सार्वभौमिक व्याकरण, चॉम्स्की के नियम को तुरंत याद करना है और नियम के अंतर्गत कौन सी बात चॉम्स्की जी ने कही है उसे हमें सही उत्तर में ले आना है, विकल्प देखना है, प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। आते देखते हैं कि 17वें प्रश्न में किसकी बात की गई है। 17वां प्रश्न है आपका कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि। अब देखिए, अगर जैसे ही, चूंकि ये कोटेशन क्या है कि सामाजिक संकल्पना क्या है, भाषा, अब सीधे आपको देखना है कि किसने कहा था ये बात, तो आपके दिमाग में क्या उत्तर आएगा, वाइगोत्स्की ने कहा था, वाइगोत्स्की जी ने कहा था, तो सीधे आपने वाइगोत्स्की का जैसे ही नाम लिया विकल्प अपने आप आपके सामने खुलते जाएंगे, क्योंकि आपको उत्तर भी उसी के अनुसार देना है। तो विकल्प कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला कि ये सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, विरासत में मिलती है, अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है, स्वाभाविक होती है। तो चॉम्स्की ने कहा है स्वाभाविक होती है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो बातें हैं ये इस सिद्धांत में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में नहीं आती है। अनुकूलन कहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांत में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम जान जाएंगे कि चूंकि वाइगोत्स्की जी की बात की जा रही है तो ये सामाजिक अंतःक्रिया की बात की गई है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, आपका सही उत्तर 17वें का ए हो जाएगा। ध्यान रखना है कि कौन से सिद्धांत के प्रतिपादक ने किस सिद्धांत के तहत क्या कहा है, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। 18वां प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहां भी सिद्धांत, अब देखिए पहला प्रश्न भी, दूसरा प्रश्न भी, अब तीसरे प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब देखिए प्रश्न ही क्या किया, चेंज कर दिया है। यहाँ क्या कर दिया है कि भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत, तो आपको याद रखना है कि व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया था, उनका नाम था जॉन वी वाटसन। ठीक है ना, उन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था। अब वो व्यवहारवादी सिद्धांत में कहते क्या है, उसमें जो मुख्य चीजें थी वो क्या क्या थी, सक्रिय अनुकूलन होता है, उद्दीपन की अनुक्रिया का सिद्धांत होता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है, भूल का सिद्धांत होता है, संयोजन का सिद्धांत होता है, और वो कहते हैं खाली बर्तन भी होता है दिमाग, फिर वो उसके बाद भूल के सिद्धांत के बाद उसकी बात की गई है। तो जितने विकल्प हैं हमको तुरंत ध्यान रखना है कि जॉन वी वाटसन ने जब भी बात की थी व्यवहारवादी सिद्धांत की तो कौन कौन सी बातें थी, क्योंकि संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो जो नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो चूंकि अंतःक्रिया की बात वो नहीं कहते हैं तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया की बात नहीं की जाती है, तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, सिद्धांत के प्रतिपादक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या कहा है कि बच्चा कैसे सीखता है, क्या उनका मानना है। अगर आपने ये ध्यान रखा है तो कभी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे कि भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि पहला ऑप्शन व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, दूसरा पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, तीसरा समाज के अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, डी बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले ही संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे बात किसकी गई है, ये संज्ञानात्मक, जब नाम आ गया आपके सामने तुरंत क्या आया कि भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, आपको मालूम है कि जॉन पियाजे ने दिया है। जैसे ही आपको ये मालूम चला आपको उनके सिद्धांत की चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए कि क्या ये स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, ये उनके सिद्धांत में था, तो आपको तुरंत याद करना पड़ेगा कि सिद्धांत में क्या क्या कहा गया था, कौन कौन सी चीजें मस्तिष्क संज्ञान के आधार पे उन्होंने सिद्धांत कहा था। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे न तो पुरस्कार और दंड की बात थी, न स्वाभाविक जन्मजात की बात थी, यहाँ पे न अंतःक्रिया की बात थी, यहाँ पे क्या थी कि संकल्पना की समझ बोलना शुरू करने के पहले संज्ञानात्मक मस्तिष्क में किस हिसाब से समझ पर निर्भर करती है, ये मानते हैं जॉन पियाजे। उनके सिद्धांत में ये बातें आपको संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आपको पता है, तो आपका सही उत्तर मिल जाएगा। तो मूल चीज क्या है कि सिद्धांत किसने दिया है, उस सिद्धांत में क्या बातें की गई हैं अधिगम की, और वो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कौन है, हमें ये याद रखना है। तो हमने 4 प्रश्न सॉल्व किए और चारों प्रश्नों में 4 वैज्ञानिकों के, मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई थी। सीधे सीधे नहीं पूछ के बल्कि प्रश्न रूप में उसके प्रश्न आपके समक्ष रखे गए। अगला 20वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। प्रारंभिक साक्षरता, जब बच्चे
क्या करते हैं, साक्षर हो रहे होते हैं, अक्षरों से जुड़ रहे होते हैं। तो कौन सा नहीं है, अब ये ध्यान देना है। प्रश्न की प्रकृति पे ध्यान देना सबसे जरूरी होता है कि चूंकि प्रारंभिक साक्षरता है तो प्रारंभिक साक्षरता में क्या नहीं होगा, किसकी बात नहीं होगी। तो चूंकि आपको ये बात बताई गई है कि जब बालकों को बोलने, सुनने, कहने का अवसर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक साक्षरता, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे अब कौन सी बात नहीं होनी चाहिए उसकी बात है, क्योंकि हम आरंभिक में क्या करते हैं, बच्चों को स्वनिमिक, बच्चे कैसे अक्षरों से, ध्वनियों से, स्वनिमिक के बारे में कैसे जागरूक होते हैं, इसकी बातें करते हैं। तो इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है, ठीक है, ये भी है। आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता ये भी है, तो ये नहीं पूछा गया है। तो ये सब चीजें हैं। आधारभूत वर्णों का ज्ञान बिल्कुल बच्चों को कराया जाता है, लेकिन टिप्पणी लेखन नहीं होता है, क्योंकि बच्चा क्या है, प्रारंभिक साक्षरता में है, अभी वो वर्णों का ज्ञान कर रहा है, तो वो टिप्पणी नहीं लिख सकता है। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित टिप्पणी लेखन नहीं होगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है। दो आपके पास वाक्य दिए गए हैं, उसमें से सही गलत आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा सही और गलत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कि पहला जो ऑप्शन है कि कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है। बच्चों ध्यान रखिएगा, पठन कौशल की बात की गई है, कौन से कौशल की बात है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या वो वाचन की बात की जा रही है, क्या लेखन की बात की जा रही है, या फिर वो पठन की बात की जा रही है। हमेशा उन कौशलों के साथ जुड़ के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। अब पठन है, वाचन की बात नहीं हो रही है, पठन की बात हो रही है। पहला कहा गया कि कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है। दूसरा, बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। अब इसमें से कौन सा सही उत्तर है, ये आपसे पूछा गया है कि सही उत्तर कौन सा होगा। अब जल्दी से इसको देखते हैं कि इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है। चूंकि पठन की बात की गई है तो कक्षा में पठन कोना बच्चों के पठन कौशल में सहायक होता है। बच्चे जब इस तरह से बैठेंगे तो वो पढ़ने में क्या होंगे, उनका जो पढ़ने का जो तरीका है वो बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल बात सही है कि ये होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें पसंद तथा नापसंद बारे में चर्चा करने के लिए करना। चर्चा कब होता है, जब हम वाचन करते हैं। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, पठन की बात की जा रही है। तो ये बात पठन कौशल के साथ लागू नहीं होती। तो हमारा उत्तर क्या सही होगी, ए सही है, बी गलत। अब देखते हैं, ए तथा बी दोनों सही हैं, बिल्कुल गलत। ए सही है तथा बी गलत है, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पठन कौशल की बात है, वाचन कौशल की बात नहीं हो रही है। चर्चा बच्चे अपने वाचन कौशल को सही करने के लिए करते हैं। तो बी गलत है और ए हमारा सही है। तो ऑप्शन ए सही, बी गलत वाला ही हम चूज करेंगे, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो आपके 21वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ए सही तथा बी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे पुस्तक के सस्वर वाचन, बी पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक पढ़ाने, सी पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं, डी शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों को याद करने के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। अब आपको अचानक बात की गई है कि अचानक कि बच्चों में अचानक एक क्षमता जो हो रही है वो कब हो रही है, अचानक की बात है ना, अंतर्दृष्टि की बात है। तो ध्यान रखना है कि जब हम सीखने यहाँ पे कर रहे हैं पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक पढ़ाने, तो ये अचानक नहीं है, ये हम बच्चों को सिखाने के लिए कह रहे हैं। तो अचानक अंतर्दृष्टि की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। पठन सामग्री के समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना, ये अचानक की स्थिति नहीं है। शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्द, ये भी नहीं है। जब बच्चा पुस्तक के सस्वर वाचन को कर रहा होता है तब अचानक से जो शब्द आते हैं उसमें
शब्दों का सीखना घटित होता है जब बच्चे क्या करते हैं, सस्वर वाचन कर रहे होते हैं। अचानक से बच्चे कब सीखेंगे, जब वो सस्वर पाठन कर रहे हैं, उसमें कोई नया शब्द आ जाए, बच्चे उससे सीखते हैं, क्योंकि बाकी सारी टेक्निक क्या है, पहले से ही प्रायोजित है, सिखाने के लिए ही की जा रही है, तो ये उसके साथ उत्तर में सटीक नहीं बैठेगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, पुस्तक के सस्वर वाचन। हमेशा आपसे बता रही हूं कि प्रश्न के प्रकृति को जरूर समझिएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम जब बात किसकी करिए, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में, जब किसी चीज को किसी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, जब प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम जो लेखन के तरीके होते हैं उसके दौरान क्या करना, पुनरावृत्ति, पुनर्लेखन, संपादन या क्या है, प्रारूपण, इनमें से कौन सा है जिसको लिखने के उद्देश्य को हम चिन्हित करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंटेंस को पूरा करना है कि प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में क्या ये पुनरावृत्ति आएगी, क्या ये सही होगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रक्रिया आधारित सोपान में पुनरावृत्त सोपान के दौरान उद्देश्य को चिन्हित नहीं करते हैं, तो दोहराना हमारा सही उत्तर नहीं होगा। फिर देखते हैं क्या पूर्व लेखन आएगा कि प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में पूर्व लेखन सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित करता है। पूर्व लेखन होता क्या है, आप लोगों को बताया गया है कि पूर्व लेखन की क्रिया है क्या, क्या होती है वो। जब हम पूर्व लेखन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें किसी भी उद्देश्य को पहले से ही पता हो कि ये उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए है, तभी तो प्रक्रिया आधारित लेखन होगा। तो यहाँ पे आपका पूर्व लेखन ही होगा, न संपादन न प्रारूपण, क्योंकि ये चीजें क्या हैं, आपके उद्देश्य को चिन्हित नहीं करती। उद्देश्य को चिन्हित क्या करता है, आपका प्रक्रिया आधारित लेखन में पुनर्लेखन करता है, क्योंकि हम लय युक्त शब्दों की पहचान करते हैं और उसके बाद उसको एक साथ किसी उद्देश्य को करके पूर्व लेखन के द्वारा उसके उद्देश्य को चिन्हित करते हैं। तो यहाँ सही उत्तर आपका पुनरावृत्ति, संपादन, प्रारूपण न होके क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा होगा पूर्व लेखन। पूर्व लेखन सही उत्तर में आपका उत्तर दिखाएगा। 24वां प्रश्न है आपका कि स्वनेमिक जागरूकता संबंधित है। आपका ऑप्शन है पहला कि स्वनिमों तथा लेखा चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता से, दूसरा बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से, सी शब्दों को शुद्ध तथा धारा प्रवाह पढ़ाने से, और डी सही वर्तनी के साथ लिखने के लिए। अब आप जानते हैं कि स्वनिमिक जो ध्वनियां हैं वो क्या होती हैं, ये जागरूकता है, स्वनिमिक है क्या। आप जानते हैं स्वनिम क्या होती है, जो दो इकाइयों के उच्चारण के अंतर को स्पष्ट करती है, जैसे अ, ई, क, ये सब क्या है, अलग अलग स्वनिमिक ध्वनियां हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इसमें क्या है इसका सही उत्तर, कि स्वनिमिक जागरूकता किससे संबंधित है। तो चूंकि यह अंतर दिखाता है, हर अक्षर का, हर ध्वनि का अलग अलग उच्चारण, अलग अलग प्रयोग, तो ये किसके लिए होगा, क्या ये लेखा चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ध्वनियां क्या है, सिर्फ लेखा चित्रों को ही बताती नहीं है। दूसरा है कि बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्वनिम जो हमारे हैं, जब हम बच्चों को शब्दों का उदाहरण देते हैं और बच्चों को ये समझाते हैं कि इनमें से ये शब्द हैं, ये अक्षर हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे आम बताना है बच्चों को, तो अ, उस पे आ की मात्रा, फिर म में अ हम बता के उसको क्या, हर ध्वनि को अलग करते हैं, फिर तोड़ के अलग शब्द बना सकते हैं। ये स्वनिमिक जागरूकता होती है। तो ये क्या होगा कि बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर परिवर्तन करने की योग्यता, ये आपका सही उत्तर होगा। शुद्ध धारा प्रवाह बढ़ने या सही वर्तनी के साथ लिखने की बात नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, स्वनिमिक जागरूकता, ध्वनियों की पहचान के बारे में बच्चे को पता होना, ये होता है आपको सही उत्तर को बताने, क्योंकि हमें शब्दों के अर्थ अगर पता है तो उत्तर हम सही ही देंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है।
पढ़ने की रणनीति है? जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो सबसे बेहतर रणनीति कौन सी है? ए ऑप्शन है कि पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना। दूसरा, पठन अचेतन चिंतन प्रक्रिया है। डी, पठन अपने साथियों के साथ ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ की पुनर्रचना के लिए प्रयोग करना है। पठन केवल शब्दों की ध्वनियों के जोड़ने की योग्यता है। आपसे पूछा गया कि इसमें से सही उत्तर क्या है? प्रभावकारी, है ना, कि पठन रणनीति की प्रभावकारी चीज क्या होती है, रणनीति कौन सी होती है? तो क्या ये पठन अचेतन चिंतन प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि चिंतन सोचने की प्रक्रिया नहीं है, उसको हम पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, तो अचेतन नहीं है। पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ की पुनर्रचना के लिए प्रयोग करना, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रभावकारी पठन रणनीति क्या है? ध्वनियों की जोड़ने की योग्यता बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं? वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना है। हम क्या करते हैं? वर्ण और शब्द के अर्थ के साथ उसके प्रयोग को निकालना और पढ़ना, यही क्या होता है? पठन की प्रभावकारी रणनीति होती है। छोटे बच्चों को जब हम कहानी सुनाते हैं, कोई कविता सुनाते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसको अर्थ समझाते हैं, उसको अलग कर करके बताते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है, तो वही क्या है? प्रभावकारी पठन रणनीति में आती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, ए 25वें का, कि पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना ही क्या है? एक प्रभावकारी पठन रणनीति है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे ... में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत ही जो प्रश्न पूछा गया है वो किसके लिए है? अनुच्छेद, प्रारूप, व्याख्या और संपादन। अब यहाँ पे आपसे इसके बारे में, मतलब ये जितनी भी चीजें हैं इनके बारे में पूछा गया कि इसमें कौन सा ऐसा है जो बच्चे एक अच्छे वाक्य में मुख्य विचार, मतलब ऐसा कौन सी चीज है जो सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं? प्रारूप क्या होगा? क्या प्रारूप किसी भी चीज का, जब हम किसी की स्केचिंग करते हैं तो क्या ये मुख्य विचार को अर्थ देते हैं? तो ये होगा उत्तर नहीं। व्याख्या, व्याख्या तो किसी चीज की होगी जो एक रूप में पहले से व्यवस्थित होगा, तो ये भी नहीं। संपादन, जब कोई चीज पहले से है तब उसको हम संपादित करते हैं, सही गलत हर चीज में उसको लेखते जोखते हैं, तो ये भी नहीं। वो क्या है? अनुच्छेद, जो आपके पहले पत्र में, पहले प्रश्न पत्र के पहले रूप में व्याकरण में आप देखते हो अनुच्छेद से प्रश्न आता है, वो क्या है? एक अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। तो अनुच्छेद में क्या होता है? किसी एक विचार को कई वाक्य मिलकर संपादित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं और उसके प्रारूप को बनाते हैं, तो क्या होता है? अनुच्छेद होता है। और अनुच्छेद ही गद्यांश या पद्यांश में आप पढ़ते हैं, जिसके आपके प्रश्न आपको देने होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद में जब भी हम बात करेंगे तो वो किस रूप में आएगा? विचारों की क्रमबद्धता उसमें रखी रहती है कि एक विचार शुरू होगा, उसके बाद उस विचार का मुख्य भाव आएगा, फिर उसको अंत दिखा देते हैं। वो किस में आता है? अनुच्छेद में आता है। वो प्रारूप, व्याख्या और संपादन में नहीं आता है। तो एक अच्छा अनुच्छेद ही वाक्यों के साथ मिलके अर्थ की पूर्णता प्रदान करता है, अर्थ देता है। तो सही उत्तर अनुच्छेद आपका हो जाएगा। इसके बाद है कि जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है, जैसे आप लोगों की वैकेंसी आई होगी तो आप लोगों ने क्या किया होगा? उस विज्ञापन को पढ़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये पढ़ना क्या है? विकल्प हैं आपके कि पाठ्य पुस्तक को बारीकी से पढ़ रहा है, पाठ्य पुस्तक की व्याख्या कर रहा है, सी पाठ्य पुस्तक को सरसरी दृष्टि से पढ़ रहा है, और चौथा टिप्पणी लिख रहा है। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? आपसे ये पूछा गया। अब मैंने कहा जैसे आपके लिए कोई फॉर्म आया है और आपको उस बनने की जिज्ञासा है, उत्कंठा है, आपको बनना ही बनना है, तो आप क्या करोगे? विज्ञापन क्या करोगे? बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे कि कोई भी अंश न छूटे। तो आप व्याख्या नहीं करेंगे, सरसरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि पाठ्य पुस्तक को बारीकी से पढ़ेंगे, कहीं कोई बात छूट न जाए। तो क्या हो जाएगा? विज्ञापन में नौकरी के लिए, बात तो पूरी स्पष्ट कर दी भाई, समाचार पत्र है, नौकरी के लिए विज्ञापन है, तो हम बारीकी से कोई भी पहलू छूटे ना इसको देखें,
गे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक को बारीकी से पढ़ रहा है, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर 28वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में किसे कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? अब एक ही सही होगा, 4 विकल्प हैं, लेकिन सही क्या होगा? सिर्फ एक होगा, क्योंकि यहाँ पे चारों में से जो प्रश्न है नहीं है तो एक होता, सही है भी तो एक ही चीज सही है, सब सही नहीं है। अब देखते हैं विकल्पों में क्या दिया हुआ है। आपका विकल्प कि भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। दूसरा, भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। सी, विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती। और डी, भाषा अधिगम अचेतन होता है। अब देखिए बेटा, प्रश्न क्या था कि कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? एक ही प्रश्न सही होगा, बाकी प्रश्न सही नहीं होंगे, बाकी जो आपके विकल्प हैं वो सही नहीं है। तो क्या भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से होता है? बिल्कुल नहीं। हम अन्य बहुत सी चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं। अभी इसके पहले समाचार पत्र की आपने बात की थी, प्रश्न था, हम समाचार पत्र भी देखते हैं। अन्य बहुत से स्रोत होते हैं जिससे हम भाषा को सीखते हैं। तो मात्र पाठ्य पुस्तकें ही नहीं होती हैं, भी होती हैं लेकिन ही नहीं होती हैं। तो ये उत्तर गलत। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना भाषा के हम गणित या विज्ञान कैसे सीख सकते हैं? तो ये भी बात सही नहीं है। भाषा अधिगम अचेतन होता है, बिल्कुल नहीं, चेतन होता है, तो ये भी उत्तर गलत है। तो भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। ठीक है, जब ये परिवेश भी मिलते हैं जहां पे लिखित चीजें हों, मुद्रित हों, तो भाषा अधिगम का जो रूप, जो गति है वो और बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे विकल्प गलत है, क्योंकि ये अधिगम के संबंध में मात्र एक ही बात सही है कि मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश में वो और बढ़ जाता है, न कि गणित और विज्ञान में भाषा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, भाषा चेतन प्रक्रिया है और भाषा सिर्फ पाठ्यपुस्तकों को ही पढ़ने से नहीं बल्कि अन्य स्रोतों से भी सीखी जाती है। 29वां प्रश्न देखिए कि एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चों को घेरा बना के उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति, ठीक है ना। अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल। अब यहाँ पे क्या दिया है कि घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। घेरा बनाती है मात्र होता तो प्रश्न का उत्तर अलग होता। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि घेरा बनाकर सही करती है। अब इसमें क्या है, सही क्या चीज होती है यहाँ पे? अगर लेखिका सही करने के लिए बच्चों को देती, घेरा बनाती, तो बच्चे सीख पाते, लेकिन क्या कर दिया है कि घेरा बना के उन्हें सही करती है। तो उसकी रणनीति क्या है? पहला, लेखन कौशल के विकास में सहायक, क्या यह उत्तर सही होगा? आपको देखना है। दूसरा, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। तीसरा, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल है। डी, लेखन कौशल के विकास में उपयुक्त है। इसमें से कौन सी रणनीति सही होगी? क्योंकि यहाँ पे बात क्या है कि बच्चों के घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। अगर हम स्वयं शिक्षक होने के नाते घेरा बनाएंगे और सही कर देंगे तो बच्चे के ऊपर हमने उसको सीखने का मौका उसको नहीं दिया। या तो घेरा बनाते और बच्चे को बताते और उससे सही कराते, तब तो उस शब्द को सीखता, लेकिन घेरा बना के सही किया गया तो ये क्या होगा? विकास, लेखन कौशल के विकास में बिल्कुल सहायक की बात नहीं है। ये जो भाषा अधिगम की रणनीति है, त्रुटियों पर लाल करना, ये अनुपयुक्त है, ये उपयुक्त नहीं है, अनुकूल भी नहीं है, लेखन कौशल के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि गलत हो रहा है, मैम सही कर देंगी, तो बच्चे के अधिगम पे ये सही रूप से प्रभाव नहीं डालेगा। तो सही उत्तर क्या होगा? बी, कि भाषा अधिगम के लिए ये अनुपयुक्त है। आखिरी प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न है आपका कि भाषा अधिगम में कहानी सुनाना एक प्रभावकारी माध्यम है। कैसे? ए ऑप्शन है कि नैतिक शिक्षा प्रदान कराने के लिए, बी, श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए, सी, लेखन कौशल को विकसित करने के लिए, और डी, खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। कौन सा सही है भाषा के अधिगम में?
चूंकि पूछा गया है कि बच्चों में प्रभावकारी माध्यम है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि खाली समय में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए ही कहानियां नहीं सुनाई जाती। तो ये उत्तर तो बिल्कुल विकल्प नहीं होगा। फिर है लेखन कौशल को विकसित करने के लिए हम बच्चे को श्रवण करा रहे हैं, बच्चा श्रवण कर रहा है, हम वाचन कर रहे हैं, बच्चा श्रवण कर रहा है, तो लेखन की बात नहीं हो रही है, तो ये भी गलत। फिर है श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। प्रभावकारी माध्यम, नैतिक शिक्षा तो मिलती है, लेकिन भाषा अधिगम में जब भाषा अधिगम की बात हो गई है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है बच्चों आपको कि भाषा अधिगम में कहानी सुनाना प्रभावकारी माध्यम है, तो ये श्रवण कौशलों को विकसित करने की बात की जा रही है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कहानी हम सुनते हैं तो ये श्रवण कौशल है कि बच्चे के अंदर निरंतरता आती है, स्थायित्व आता है, सुनने की क्षमता पैदा होती है, तो उसका श्रवण कौशल बढ़ता है। नैतिक शिक्षा तो होती है, लेकिन भाषा के अधिगम में उसके श्रवण कौशल, क्योंकि आप जानते हैं लेखन, पठन, वाचन और श्रवण जो हमारे कौशल हैं, इनका अधिगम में जरूर इनको बढ़ाना ही, प्रभावित करना ही हमारा उद्देश्य होता है शिक्षा का। तो यहाँ पे श्रवण कौशलों को विकसित करना ही मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ये आपके प्रश्न पत्र में आए हुए वो सवाल थे जो आपको सचेत करते हैं और बताते हैं कि आगामी परीक्षा में प्रश्न कैसे आ सकते हैं। तो आपको इन आधारों पे तैयार रखना है अपने प्रमुख सिद्धांतों को, सिद्धांतकारों के, मनोविज्ञान कारकों के सिद्धांतों को, और कैसे हम भाषा अधिगम में, भाषा के शिक्षण में, उसके सिखाने में अध्यापक की भूमिका के साथ साथ बच्चों में कैसे सीखने की क्षमता बढ़ती है, इसको ध्यान रखते हुए प्रश्नों की हम तैयारी करेंगे। और हमें पूर्णतः विश्वास है इस बात का कि आप अपने आने वाले अगस्त के एग्जाम में पूरे के पूरे भाषा शिक्षण में नंबर लेके आएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको अध्यापक बनाना और आपका उद्देश्य अपने पढ़ाई के साथ साथ उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो जुड़े रहिए गैलेक्सी टीचर क्लासेस पे, आपके साथ हम सदा आपके उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।